हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। मैं आज से हिंदी शुरू कर रही हूँ। हिंदी के वीडियो में डालती रहूँगी। तो फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, हिंदी भाषा का विकास, क्योंकि IBPS RRB आ गई है और उसके लिए हिंदी चाहिए। SI भी आने वाली है, उसके लिए हिंदी चाहिए। मैं आपको हिंदी विकास का शुरू कर रही हूँ। आज का चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास। ये कैसे हुआ, उसका जो टाइम था हिंदी भाषा का विकास किस टाइम में हुआ, वो था 1500 ईसी से 500 ईसी पूर्व। ये हिंदी भाषा का विकास चल रहा था, पूरा जो डेवलपमेंट हुआ उसका 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। वैसे हिंदी भाषा का विकास तो आज भी हो रहा है, हर भाषा का विकास आज भी होता ही जा रहा है। जब तक भाषा है तब तक उसका विकास चलता ही रहता है। तो ये जो अभी तक का है ये मैं आपको बता रही हूँ, जो लूसेंट से है। ये हिंदी जो है एक समथिंग 3000 मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी भी मुख्य भाषा में आती है। बहुत बड़ा परिवार है हिंदी भी। भाषा के परिवार के आधार पे जो भाषाओं का जो परिवार होता है उसके अकॉर्डिंग हिंदी जो है भारतीय यूरोपीय यानी कि भारोपीय परिवार की भाषा है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा है, जो कि भारत प्लस यूरोप दोनों जगह की भाषा है। दोनों की मिक्स होके ये भाषा बनी है, तो ये भारतीय प्लस यूरोपीय शाखा की भाषा है। अब भारत के अंदर भाषा के 4 परिवार हैं, जबकि भाषा के कई सारे परिवार होते हैं, लेकिन इस भाषा के भारत के अंदर जो भाषाएं चल रही हैं उन सबके भारत के अंदर जो परिवार हैं वो 4 परिवार है। 4 परिवार में क्या क्या है? भारोपीय भाषाएं, आस्ट्रिक भाषाएं, द्रविड़ भाषा और चीनी तिब्बती भाषाएं। तो भारोपीय परिवार की ये जो भाषा है, भारोपीय परिवार की जो हिंदी है, तो ये जो परिवार है भारोपीय, ये हमारे देश में 73% लोगों द्वारा बोला जाता है, सबसे बड़ा परिवार है। इसके बाद मैं आस्ट्रिक के बारे में बता दूं। आस्ट्रिक 25% लोग बोलते हैं। द्रविड़ जो है 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% चीनी तिब्बती का यूज़ किया जाता है। और ये पूरे क्वेश्चन बनते हैं कि चीनी तिब्बती कितने लोग बोलते हैं, द्रविड़ कितने लोग बोलते हैं, आस्ट्रिक भारोपीय कई बार पूछा जा चुका है। तो इस परिवार में जो भारोपीय परिवार है मुख्य परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है। इस परिवार की शाखा भारतीय ईरानी शाखा जो है, भारत और ईरान की फारस की जो शाखा है कि भारतीय आर्य जो इसके जो भारतीय आर्य उपशाखा इसकी भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा इसके अंदर पड़ती है उपशाखा, उसकी भाषा है ये जो हिंदी है। तो भारतीय इस उपशाखा के बारे में, आर्य उपशाखा के बारे में, भारतीय आर्य उपशाखा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय आर्य भाषा जो है वो 3 कालों में बटी हुई है। जैसे उपभाषा कहा गया है, ये उपशाखा कहा गया है, ये 3 कालों में बटी हुई है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ तीनों भाषाएं हैं। भारतीय आर्य भाषा जो प्रथम वाली है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। और ये जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक में है, तो ये भी दो लैंग्वेजेस में बढ़ गई। किस तरह से? 2 शाखाओं में बढ़ गई। इसकी छोटी छोटी सी है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो प्रथम भारतीय आर्य भाषा बोली गई आर्य द्वारा, वो संस्कृत थी। आप सभी को पता है कि वेद वगैरह सब कुछ संस्कृत में लिखा है, तो वो प्योर संस्कृत थी। इसलिए वैदिक संस्कृत जो है, जिसे छांदस्य कहा गया है, जो छांदस्य यास्य मुनि ने इसे कहा, ये छांदस्य भाषा जो है वैदिक संस्कृत, ये वेदों की संस्कृत है। और ये जो लौकिक संस्कृत है जो हमने पढ़ी है वो वाली संस्कृत है, जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत नाम मात्र की पढ़ी है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है उसमें वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। उसके बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के अंदर है। इन तीनों का काल देख लीजिए, 1500 से 500, 500 से 1000 और 1000 से अभी तक की। तो आसान है इसके काल याद करना, और इसके काल भी पूछे ही जाते हैं, प्लीज इसे याद रखिएगा। तो जो प्रथम काल जो है इसका, और द्वितीय काल और तृतीय काल 3 काल है मध्यकालीन में। हाँ, मध्यकालीन में ही 3 काल हो गए हैं। तो उसमें पाली भाषा बनी, प्राकृत भाषा बनी और अवहट्ट बनी। तो प्रथम में पाली बन गई थी, और पाली का जो है भारत की प्रथम देश भाषा बोला जाता है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में कि बुद्ध जी ने जो है ये पाली लैंग्वेज का ही यूज़ किया है अपने सारे ग्रंथों में, अपने सारे
जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्होंने, उनमें बुद्ध जी ने पाली भाषा का यूज़ किया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेकेंड जो काल है वो प्राकृत भाषा का है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सेकेंड काल प्राकृत भाषा का है। और ये प्राकृत भाषा जो है महावीर जी की यूज़ की हुई है। उन्होंने अपने जो उपदेश वगैरह है वो सब कुछ महावीर जी ने प्राकृत भाषा में दी है। इसके बाद इस 1000 ईसा पूर्व तक में थर्ड काल आता है, जिसे अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। अपभ्रंश और अवहट्ट दो अलग अलग टाइम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिक्स वाले टाइम थे, जिसमें भाषाएं इस कदर मिक्स हुई कि बहुत सारे रूपों में बन गई। तो ये जो इस काल को क्या कहा जाता है, संक्रमणकालीन भाषाओं का काल कहा जाता है। इससे हिंदी की कई सारी बोलियां बनी हैं, अपभ्रंश से और अवहट्ट से। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रही है, इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अवहट्ट के बाद और अपभ्रंश के बाद जो भाषाएं बनी, वो भाषाएं जो अपभ्रंश और अवहट्ट तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आ गया, लेकिन इनसे जुड़कर जो बोलियां बनी है, भाषाएं बनी है, वो सब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आ गई। तो प्राचीन हिंदी इसके बाद बनी है, हिंदी यहाँ से शुरू हो रही है जो अभी की हिंदी है। तो प्राचीन हिंदी जो है वो यहाँ से शुरू हुई, मध्यकालीन हिंदी भी बनी इसमें और आधुनिक हिंदी भी बनी। ये इस टाइम पीरियड को बांटने के लिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भाषा का टाइम पीरियड बांटा हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भी 3 प्रकार से बटी हुई है। और याद रखिएगा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद उत्पन्न हुई है, और ये संक्रमणकालीन भाषाएं हैं, जिसमें भाषाओं का इस तरह से संक्रमण हुआ है कि वो सब एक दूसरे का रूप ले चुकी हैं। तो आप देखिए, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक पॉइंट है जो बहुत बार पूछा गया है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और प्लीज़ याद रखिएगा। और संस्कृत मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत है, जैसे वैदिक और लौकिक संस्कृत हमने पढ़ा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो वैदिक संस्कृत है, जो संस्कृत है उसमें से फिर लौकिक संस्कृत बनी। इस प्रकार आगे जो नए रूप आए वो पाली आया। पाली कहाँ से शुरू हुआ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से पाली शुरू हो गया था। तो संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, और ये प्राकृत भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का ही है। और प्राकृत से प्राकृत का सफर शुरू हुआ, और प्राकृत से एक नया सफर शुरू हो गया जो अपभ्रंश और अवहट्ट में आता है। ये अपभ्रंश और अवहट्ट भी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का ही एक रूप है। अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद प्रारंभिक हिंदी बन गई। जो प्रारंभिक हिंदी है वो जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में शामिल की गई है। प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो प्राचीन हिंदी है, प्रारंभिक हिंदी है, यहाँ से हिंदी का काल चालू हो जाता है। तो अपभ्रंश को 500 से 1000 ईसा पूर्व में बांटा गया है, और ये पूछा भी गया है कई सारी जगहों पर। इसका अर्थ तो पतन है, लेकिन इस यहाँ पर भाषाओं में क्या हो रहा है कि अपभ्रंश जो भाषा है और अवहट्ट जो भाषा है, उनसे प्राकृत भाषा से जो ये जो है ये पतन का काम नहीं कर रही है। यहाँ पे जो प्राकृत भाषा से बनी भाषाओं का एक साहित्य है ये काल, ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, है ना। ये ही कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि इन अपभ्रंश का जो काल है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास का कालक्रम है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश जो है उससे जो आधुनिक आर्य भाषाएं बनी ना, भारत की जो आर्य भाषाएं बनी वो इस प्रकार से डिटेल में है, सुनिए। सबसे पहले बनी, ये सबसे पहले लिखी हुई है शोरसेनी, जिसमें पश्चिमी हिंदी आती है। देखो ये एरिया वाइज बटी हुई है ना, इसको एरिया वाइज बांटा हुआ है। तो शोरसेनी जो है, शोरसेनी पश्चिमी हिंदी आ गई। पश्चिमी हिंदी में क्या हो रहा है, पश्चिमी हिंदी में शामिल की गई है खड़ी बोली, और खड़ी बोली को हम बोलते हैं कोरवी लैंग्वेज। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आ गई है, कन्नौजी आ गई है, हरियाणवी आ गई है, बांगरू आ गई है, और ब्रज भाषा आ गई है। और ये क्वेश्चन बनते हैं कि शोरसेनी में हरियाणवी कौन सी शाखा की भाषा है, तो ये शोरसेनी की भाषा है। बांगरू किस में आती है, तो शोरसेनी में आती है। इसके बाद राजस्थानी, ये पश्चिम एरिया ही है भारत का,
जो इस तरफ का एरिया है, पश्चिम है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। और राजस्थानी जो एरिया है, राजस्थानी जो भाषा है वो भी पश्चिम का एरिया है, तो उसमें मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी, ढूंढेरी, ये सारी दक्षिणी राजस्थानी इसी राजस्थानी में आ जाती है। उसके बाद ये मारवाड़ी भी ऐसे में, जयपुरी भी और ढूंढेरी भी है, और ये सब राजस्थान का पश्चिम एरिया ही है, सॉरी दक्षिण एरिया ही है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी जो है मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी तथा मालवी, ये भाषाएं सभी पश्चिमी राजस्थान में आ जाती है। उत्तरी राजस्थानी में मेवाती भाषा आती है। मालवी और मेवाती दोनों ही शोरसेनी भाषा की शाखाएं हैं तथा दोनों ही दक्षिण राजस्थान के दक्षिण एरिया की शाखाएं हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अर्धमागधी और मागधी। अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी पूर्वी, भारत का पूर्वी हिस्सा जो है उसमें अर्धमागधी को जाना जाता है, वहां इसे स्थान मिला है। तो इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ भी पूर्वी का है, बघेलखंड भी पूर्व एरिया, और अवध प्रांत जिसे कहा जाता है ये भी पूर्व का एरिया ही है। तो अर्धमागधी भाषा पूर्वी हिंदी में आती है। मागधी में बिहारी लैंग्वेज आती है, बिहारी के साथ और भी आती है, वो मैं आगे पढ़ाती हूँ। तो मागधी में जो है मगधी आती है, मैथिली आती है और भोजपुरी आती है। मगधी, मैथिली, भोजपुरी जो है मागधी भाषाओं में बिहारी लैंग्वेज में आती है। ठीक है, इसके बाद मागधी के बाद मागधी के अंदर ही आती है उड़िया, बांग्ला और असमिया। ठीक है, मागधी में आती है उड़िया, बांग्ला, असमिया। इसके बाद आती है खस। खस में क्या है? पहाड़ी। खस से याद रख लीजिएगा पहाड़ी। पहाड़ी जो है शोरसेनी से प्रभावित है। पहाड़ी शोरसेनी लैंग्वेज से प्रभावित, शोरसेनी शाखा से प्रभावित है। और ये जो खस है, खस में पहाड़ी लैंग्वेज को शामिल किया गया। और पहाड़ी लैंग्वेज में कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इसके उदाहरण ब्राचंड जो भाषा है, शाखा है, ब्राचंड शाखा में पंजाबी शोरसेनी से प्रभावित है। और पंजाबी की जो उदाहरण लूंगी वो सिंधी लैंग्वेज जो है पंजाबी में आ गए। महाराष्ट्री में मराठी लैंग्वेज है। अब ये 6 पूरे हो चुके हैं जो अपभ्रंश के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का कालक्रम में शामिल होते हैं। इसके बाद हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द क्यों? क्योंकि जब फारस यानी कि आधुनिक ईरान जिसे कहा जाता है, ईरान के लोग जब भारत में आ रहे थे, जब 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के बाद लोग इधर आने लगे व्यापार के लिए, तो उस वक्त उधर 15वीं ईस्वी जो थी उसमें ये लोग उस द्वार से, जिसको सिंह द्वार कहा जाता है, उत्तर पश्चिम प्रांत का जो द्वार है, सिंधु नदी को पार करके आने वाला द्वार, इस सिंधु नदी को पार करके आने वाला जो द्वार है ये सिंह द्वार कहलाता है। इससे जो लोग आ रहे थे ईरान के और फारस के, उन लोगों की लैंग्वेज किस प्रकार की थी कि ये लोग स को ह कहते थे और ध को द कहते थे। तो इस वजह से इन्होंने सिंधी को हिंदू कहा, क्योंकि इन्होंने सिंधु नदी है तो सिंधु का स जो है, सिंधु का जो स है उसे ह कह दिया और ध जो है उसको द कह दिया। तो ये क्या बन गया? सिंधु बन गया, हिंदू बन गया। हिंदू से ये कालक्रम, सिंधु नदी से ये हिंदू बना, हिंदू से ये हिंद बना, और हिंद से ये, हिंद में जो इन फारस के लोगों ने ही इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो ये हिंदी बन गया। अब समझ में आपको आ चुका होगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा वीडियो आपने सुना एंड प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।